प्रोसेस करी हुई है। ओके, बहुत सही चीज आपने प्रोसेस करी हुई है, कोई डाउट नहीं है कि हम उस तरीके से नहीं ले सकते। आपने क्या करा, आपने उसको मल्टीलीनियर में लिया है। कौन सा रिग्रेशन अप्लाई किया आपने? मल्टीलीनियर। अब मल्टीलीनियर हमने कैसे डिसाइड किया कि भाई हमने एज लिया है, उसका बीएमआई लिया है, उसके चिल्ड्रन का काउंट लिया है, उसके बेसिस पे वी डिसाइड कि उसके चार्जेस क्या होंगे, राइट? अब हम इसी डेटा को हम दोनों एल्गोरिदम में अप्लाई कर सकते हैं। पॉसिबल, हमने सिंपल लीनियर पढ़े और मल्टी लीनियर, दोनों एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। सर सिंपल में तो सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, तब हम सिंगल यूज करते हैं। यस, और इसमें मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए मल्टी वाला यूज मल्टी लीनियर है। लेकिन अगर मैं इसमें बोलूं कि मेरे को लीनियर रिग्रेशन चाहिए सिंपल, तब आप इस डेटा को कैसे देखोगे? श्वेतेश, अगर आपको लीनियर रिग्रेशन यूज करने के लिए बोला मैंने, ठीक है, तो आप इस डेटा को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मतलब कैसे देखोगे? आपको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे देख सकते हो? एक सिंपल केस बताता हूं मैं आपको, ठीक है? तो सपोज एक 20 ईयर का पर्सन है, उसको इंश्योरेंस लेना है, तो उसका इंश्योरेंस ईएमआई जो रहेगा, मतलब जो इंश्योरेंस चार्जेस होंगे, वो ज्यादा होने चाहिए या फिर कम होने चाहिए? सर कम होते हैं ना, कम एज वाले के। बिल्कुल सही, क्या होता है? कम होता है ना? क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारा टाइम है उसको पे करने के लिए। ये प्रेडिक्शन होता है कि ये 50 साल तक तो रहेगा ही रहेगा, मतलब 30 साल मेरा प्रीमियम देगा ही देगा। ये हम उसको रखते हैं, तो हम लोग उसका इंश्योरेंस चार्जेस स्टार्टिंग से कम रखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं, एक पर्सन है जिसका एज 75 ईयर्स है, ओके, तो उसका इंश्योरेंस फैक्टर कितना हो, मतलब उसका इंश्योरेंस चार्जेस कितना होना चाहिए? सर बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना? तो फाइनेंस वाला, यानी कि जो हमारा इस टाइप का डेटा होता है, उसमें ना दो फैक्टर्स वर्कआउट करते हैं। तो कभी भी कोई भी डेटा मैं आपको प्रोवाइड करूं, आपने कॉन्टेक्स्ट रीड किया था, मैं अब आपको चीजें बताता हुआ चलूंगा, हम कहाँ मिस्टेक करते हैं और हमें वो चीजें कवर अप करनी है, बस, और कुछ नहीं करना हमें। हमारा आपको एल्गोरिथम जो है ना, वो क्विकली मैं समझाता हुआ चलूंगा, बट आपको जो फर्स्ट स्टेप है, यहीं पर हमें सारा गेम खेलना है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, कि अगर आपको कोई डेटा मैं आपको देता हूँ, मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है, आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आपको इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन करना पड़ेगा। ओके, अभी तो चलो आपने वैसे ही किया जैसे मैंने आपको बताया था, आपने वो प्रोसेस किया, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप आराम से प्रोसेस कर पा रहे हो, आपको कोई चैलेंज नहीं आ रहा, आप आराम से काम कर रहे हो, है ना? अब हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है इसी सेक्शन में, और कुछ नहीं करना, हमें इंश्योरेंस सेक्टर्स के बारे में जानना पड़ेगा थोड़ा सा, कि ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इस पर्सन का इंश्योरेंस, मतलब इस पर्सन का जो प्रीमियम होगा वो इतना ही होगा, इससे ऊपर नीचे नहीं होगा, वो एग्जैक्ट पैसे तक में कैलकुलेट करके बता देते हैं। ओके, तो पॉइंट इज दैट उसमें रिस्क क्या क्या होता है? एक होता है रिस्क फैक्टर, तो इंश्योरेंस सेक्टर सबसे पहले आपका रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे पूछेंगे आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, पहला रिस्क। दूसरा रिस्क फैक्टर, जैसे स्मोकर का पूछा है हमने इसमें, ठीक है, आप स्मोक करते हो, ये हमारा दूसरा रिस्क है, क्योंकि अगर कोई पर्सन स्मोक करता है तो उसके चांसेस, मतलब उसको बीमारी होने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं, तो उसका प्रीमियम उस वजह से बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको प्रीमियम डाउन कराने के तरीके भी बता रहा हूँ, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, हम क्या क्या चीजें छुपा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज, वो आपको पूछेगा आर यू डायबिटिक, अगर हमारे पास कॉलम नहीं है बट ये कॉलम इसके अंदर हो सकता है, यस और नो वाला केस। दूसरा, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स हमें कंक्लूड करके रखने पड़ते हैं इसके अंदर। ओके, अब मैंने पूछा था इसमें कौन कौन सी एल्गोरिथम काम करेंगी? इसमें दो एल्गोरिथम काम कर सकती है। कैसे? सपोज मैं इंश्योरेंस बेचने के लिए आया हूँ आपके पास,
ओके तो मैं आपको दो फॉर्मेट पे आपको बताऊंगा. सपोज आपका एज जो है ना वो कमिंग अप वाला है, मतलब 20-22 वाला एज फैक्टर है, जिस टाइम पे किसी पर्सन को ये तक नहीं पता होता इंश्योरेंस कैसे परचेज करना है. ओके तो वो पर्सन मेरे से क्या पूछ सकता है, उस पर्सन को क्या मैं बता सकता हूँ, उस पर्सन को हम एक गाइडलाइन दे सकते हैं कि भाई आपका एज फैक्टर सभी कम है, अकॉर्डिंग टू एज. वो मुझसे सीधा सीधा पूछेगा भाई मेरा प्रीमियम कितना आएगा. वो मुझसे ये नहीं पूछेगा कि आपके पास बेनिफिट्स क्या है. अब बेनिफिट तो बाद में पूछेगा, बोलेगा मंथली प्रीमियम कितना आएगा. तो इसमें हम एक कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं. कौन सा? लीनियर रिग्रेशन का, जो एज और चार्जेस के बीच में लग जाएगा. आप अप्लाई करके देखो एज और चार्जेस के बीच में लीनियर रिग्रेशन. अगर आपका इंश्योरेंस कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा उसी से. एक बार अप्लाई करके देखो, उसके अंदर आपका ऑलरेडी मॉडल बना हुआ है, आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना है. उसमें हेडिंग बना देना, उसके अंदर वो बनाना स्टार्ट करो. हम दोनों चीजें परफॉर्म करके देख लेते हैं. एक बार में हमारा चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी. सर एज और चार्जेस, एज और चार्जेस को लेके चलना और उसके बेसिस पे आपको लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करना है. ईडीए पे भी कंसंट्रेट करिए आप लोग. ईडीए पे कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है. सपोज मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि मेरे को रीजन वाइज एक पाई चार्ट डिजाइन करके बता दो कि इसमें इंश्योरेंस जो एज फैक्टर्स है वो कैसे कैसे हैं, रीजन वाइज इंश्योरेंस कैसे कैसे लिया है लोगों ने. मेल वाले मेल कितने लोग हैं, फीमेल कितने लोगों ने, कितने फीमेल्स ने इंश्योरेंस लिया है, कितने मेल्स ने इंश्योरेंस लिया है, परसेंटेज. ये भी आपको बना के बता सकते हो. सर पता है क्या है, फिर से इसमें वही ये वाला आने लग गया ना, इसको ड्रॉप ही करना पड़ेगा मुझे. एक्स एंड वाई का क्या आ रहा है? नहीं, इसको भी मैं मैनेज करना आपको बता दूंगा. हम लोग बूलियन में डाल देते हैं इसको, इसको भी मैं बता दूंगा आपको कैसे. सर ये आ गया ना, एक्स में मैंने डाल दिया एज, में एज कहाँ डाला आपने? ड्रॉप करा है. यहाँ पे चार्जेस लो. एक्स इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर ब्रैकेट एज लिख दो ना सीधा सीधा. ड्रॉप हटा दो. नहीं, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एज लिख दो. सिंपल, जैसे चार्जेस ही है ना वैसे एज लिख दो ना सीधा सीधा. ओके समझ गए ना? एक पर्टिकुलर वेरिएबल उठा के हम उसके अंदर डाल देंगे. और जो आपके जो चैलेंज आ रहा है ना आपको कि नो रीजंस वगैरह इन सबको कैसे एनालाइज करें, उसके पास भी मैं आपको बता दूंगा. उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशंस है, तो वो भी अपन उसको सॉल्व आउट करेंगे. अभी भी ये आ गया ना, और जब इसको हमने रन किया तो फिर से यही एरर एक्सपेक्ट भी हो गई. तो फिर इसको कैसे करें?
एक्चुअली क्या है ना सर, इसको जैसे आप साथ के साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो ईडीए वगैरह हमने साथ के साथ किया नहीं है, तो उसको मतलब वो ठीक ईडीए से आता एक्चुअली नहीं क्या है। है ना, थोड़ा सा इजी होता है। ये वाले पार्ट में क्या होता है ना, इसमें ज्यादातर लोग है ना स्ट्रगलिंग मोड पे चले जाते हैं। जो मशीन लर्निंग वाला पार्ट होता है ना, बिकॉज इट्स एन एल्गोरिथम पार्ट, तो इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं ईडीए वाला भी आपको साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली, इसलिए मैंने आपको डेटा ऐसा दे रहा हूँ ताकि आपका ईडीए भी परफॉर्म करना पड़े आपको। सर अभी इसको आपने क्या डाला है प्रेडिक्शन, स्क्वायर ब्रैकेट लेना पड़ेगा। अभी ये वाला एरर आ रहा है। मैं दिखाओ आपने ऊपर क्या प्रोसेस कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू दिखाओ, एक्स के अंदर क्या है। एक्स के अंदर सर ये है एज। एक्चुअली रुको रुको रुको, ऊपर जाओ। एक्स के अंदर एज आ रही है ना पक्का? हाँ, एज आ रही है, ठीक है, ओके। और वाई के अंदर अपने चार्जेस आ रहे हैं। जी, ये शो भी हो हाँ रहा है ना देखो यहाँ पे हाँ, एज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई के चार्जेस चेक करो जरा, वाई को भी प्रिंट करो। आ रहे सर। ठीक है, आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट हटा दो, फिट के अंदर से एक्स स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा वाई स्क्वायर ब्रैकेट नॉर्मली सर वो लिखना। 2D एरे वाला आ जाता है फिर एरर। करना करना, एक बार करो। चलिए मैं परफॉर्म, मेरे उस वाले में नहीं आ रहा था इसलिए। देखिए तो एक्सपेक्टेड 2D एरे गॉट 1D नहीं, ये नीचे वाले में आ रहा है। अच्छा, ये ऊपर वाले में एक्सपेक्टेड 2D एरे। अच्छा, डू वन थिंग, आप एक काम करो, ऊपर जाओ वापस। ऊपर चार्जेस को है ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख के सिंगल कोट के अंदर डाल देना, डीएफ डॉट लिखा है ना, डॉट की जगह वैसे डाल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। सिंगल कोट्स ले लेना, चलाना चलाना, ऐसे चलाना, ऐसे मैंने कभी आ क्या। अभी रन करना इसको, अभी एरर आ रहा है, ऊपर देखना आ रहा है, अभी रुको सेम किसमें आ रहा एरर है, किसके अंदर आ रहा है अभी। सर उसी में एक्स और वाई अब में ही एज अभी वाले में फिट करो, नहीं। नहीं वाई में नहीं आ रहा, अब एज वाले में आ रहा है, एज वाले को करो। ओके ऊपर जाओ, एज वाले को भी ऐसे ही कर दो। कई बार इसमें है ना एक प्रॉब्लम है पाइथन में, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये ना इंटरप्रेटर यूज करता है ना, एक एक एरर देता है, तो इजीली हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हमें वन बाय वन ही इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। सर अभी भी सेम। ओके, एक बार देखो, expected 2D array got 1D array, okay, just give me a तो moment। सर ऐसे लिखते हैं ना, फिर ये ले लेता है कैसे? सेम स्क्वायर लाइक ब्रैकेट दिस। के अंदर हम्म। तो आपके उसमें एरर आ जाता ना। फिर नहीं आता एरर। देखो सेम सिमिलरली ऐसे प्रेडिक्ट में भी अगर हम उसको 2D अच्छा, एरे बना के करते हैं ना, तो हाँ हाँ, हो जाता है ना, ये वाला नहीं होता। ठीक है, उसमें दो डालने पड़ेंगे आपको प्रेडिक्शन में। अच्छा, एक ही डालना पड़ेगा, सॉरी। एज डालना दो है ना कैसे, सर सिर्फ। एक स्क्वायर ब्रैकेट हटा दो, उसमें से डबल लगे ना, एक हटा दो। चलाना, ये ड्रॉप करने से ही ठीक आता है। expected 2D array 1D array instead array 32। ओके, एक मिनट रुको, अभी जस्ट सिमिलर एक और प्रॉब्लम है, अभी सॉर्ट आउट ही कर रहा था, उसमें भी ऑलमोस्ट इसी टाइप का प्रॉब्लम था। और ये अपना इंश्योरेंस वाला है ना। जी सर। और सर पर कैपिटा इनकम वाला भी मैंने कल शेयर कर दिया था, वो वैल्यू सेम थी आपकी और आपकी हाँ वैल्यू। जी, वो मैंने भेजी थी ना उसी दिन आपको चैट बॉक्स में, आपने उसी दिन तो कर दिया था सेम डे। नहीं सर, उस दिन अपलोड नहीं हो रही थी फाइल, इशू आ रहा था। आपने मेरे सामने परफॉर्म किया था, इसलिए इसलिए मेरे को ऐसा याद आ रहा है।
सर दूसरे वाला हो गया था, ये वाली फाइल अपलोड नहीं हो रही थी तो मैंने बाद में किया है ये। मेडिकल कॉस्ट ओके पीडी okay, and now string equal to James percentage. सर आप मुझे 2 मिनट्स देंगे, एक्चुअली जैसे ही Sure. कॉल सेट हुई थी ना तो मेरी सीनियर का कॉल आ रहा था, एक बार मैं फिर उनसे Sure, बात। sure, sure. थैंक यू। Sure. तब तक मैं इसको प्रोसेस करूँ।
सर आई एम फ्री हाँ नाउ। जी, ओके। सो उसका एक सॉल्यूशन निकाला है मैंने, एंड आप एक काम करना, इस सॉल्यूशन में बार बार वही एरर आता है ना आपको? यस सर, बार बार सेम एरर होता है। डू वन थिंग, आप उसी पे जाओ वापस, वो एरर भी रिजॉल्व कर देते हैं। सो बेसिकली वो 2D एरे के लिए बोल रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जब हमारे पास टेबल फॉर्मेट होता है ना, तो कई बार उस पे चला जाता है। अच्छा, आपने नीचे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया ना, ठीक है। सो आप एक और दो काम कर सकते हो। एक तो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो कॉन्सेप्ट आपने यूज कर रहा है, ठीक है, उससे रिजॉल्व हो रहा है। दूसरा, आप चाहो तो pd डॉट डेटा फ्रेम करके उसके अंदर डीएफ चार्जेस लिख सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली 2D एरे में चला जाएगा। और इस पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, ओके प्रेडिक्ट पे आ जाएगा इसका सर, भी। जैसे एक मेथड से ये तो सॉल्व हो रहा है, बट ये इसमें तो अभी भी एरर ही आ रहा है ना, इसका पे एरर डबल अलग है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरा, वैसे नहीं होता सर, एक मिनट। इसमें इसका एरर ओके अलग है। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एक मिनट रुकना, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक बार आप मेरा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना, वो देखना। तो मैंने भी प्रोसेस नहीं किया, मेरा भी न्यू है। दिस इज एन इंश्योरेंस लीनियर एंड ओके। सो यू कैन सी मैंने क्या करा, मैंने दो केसेस अपनाए। एक आपका वाला अपनाया था, ठीक है। एक मैंने ये अपना सिंपल फॉर्मेट अपनाया कि वो एग्जैक्टली डेटा 2D एरे का प्रॉब्लम दे रहा था, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, ओके। एंड जब हम एक सिंगल कॉलम उठाते हैं वो सीरीज में चला जाता है, तो हमें उसको एग्जैक्टली फॉर्मेट जो होता है ना, वो हमें डेटा फ्रेम फॉर्मेट में चाहिए होता है। तो मैंने क्या करा, एक्सटेंड डेटा लिया, pd डॉट डेटा फ्रेम, और डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एज लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये पूरा डेटा जो है वो किस में चला जाएगा, डेटा फ्रेम फॉर्मेट में चला गया। ये देखो, ये आ रहा है डेटा फ्रेम फॉर्मेट में। अब एक्स ट्रेन को भी मैंने डेटा फ्रेम फॉर्मेट में डाल दिया। अब जब वाई ट्रेन को, सॉरी, वाई ट्रेन को भी डेटा फ्रेम फॉर्मेट में डाल दिया, तो ये हमारे जो होगा ना, ये 2D फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुके हैं दोनों डेटा, ओके। सो ये कन्वर्जन करने के बाद हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन किया, फिर हमने एक्सटेंड वाई ट्रेन को यहाँ पर डाला सिंपली। तो सिंपली यहाँ पे एक्सटेंड वाई ट्रेन को डालने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपका क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने प्रिडिक्शन मॉडल यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब प्रिडिक्शन मॉडल में आपका जो भी आप वैल्यूज डालोगे इजीली आपका निकल जाएगा। 89 पे डाला तो 26,000 समथिंग आपके पास रिपोर्ट आ रही है, बिकॉज ये डेटा के बेसिस पे ये प्रिडिक्ट कर रहा है, ओके। एक बार ये प्रोसेस करके देखो और फिर मेरे को बताओ कि आपके उसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा है वाला प्रोसेस। ये मैंने हर फॉर्मेट पे टेस्ट कर लिया, ये बिल्कुल परफेक्टली उसी तरीके से वर्कआउट कर रहा है, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बजलोर, आपने प्रोसेस किया था? नहीं हुआ सर मेरा। भी नहीं हुआ? नहीं। ओके, सो आप इसको प्रोसेस करके देखना, अगर कोई इशू आता है फिर हम उसको देखेंगे। हो रहा है सर, हो गया। और इसमें आपको है ना बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ये वाले मतलब इस वाले पैटर्न में ये सिंपल सॉल्यूशन है एक तरीके से कि आप डायरेक्टली उसको यूटिलाइज कर सकते हो। हर बार यही वाला ही मेथड यूज कर ले। हाँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा और आप आसानी से इसको देख सकते हो पूरा कंप्लीटली। ठीक है सर। ओके, तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन फॉर्मेट हो गया।
अच्छा, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मशीन लर्निंग कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है? इजी लग रहा है मशीन लर्निंग? सर अगर इतने ही मेथड्स है तो बहुत इजी है फिर तो ये। हाँ, इसी टाइप से, मतलब इसी टाइप से वर्किंग करना है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सा है। और जो अभी मैं जिस पे वर्कआउट करा रहा हूँ ना, एग्जैक्टली आप इंटरव्यू में भी जाओगे, वो सबसे पहले आपसे 3 चीजें पूछेगा। तो बेसिकली क्या होता है, वो आपसे पूछते हैं लीनियर रिग्रेशन, मल्टी लीनियर रिग्रेशन आपका, और लॉजिस्टिक। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। तो उसमें आपका क्या होता है, लॉजिस्टिक, यानी कि जब हम सुपरवाइज लर्निंग को देखते हैं, ठीक है, तो सुपरवाइज लर्निंग जो होता है ना, वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका रिग्रेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन। ओके, इज दिस क्लियर? ये 2 चीजें आपको अपने दिमाग में क्लियर करनी है। अगर कोई कभी भी आपसे पूछता है कि सुपरवाइज लर्निंग में आपको कौन कौन से एल्गोरिथम आते हैं, तो मेक श्योर मैं आपको 3 से 4 एल्गोरिथम ऐसे बताऊंगा जिसमें आपको हैंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग करना है, और मार्केट के अंदर वही यूटिलाइज की जाती है। हर एल्गोरिथम पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बताऊंगा सारी, लेकिन आपको जो हैंड्स ऑन करना है कि हाँ मेरे को इस पे काम बहुत अच्छे से आता है, बस वही चीजें करनी है ताकि इंटरव्यू क्रैक हो जाए, बस एक कॉन्सेप्ट ये होता है। तो अगर आप उसमें भी जाओगे ना तो वही काम करोगे, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा वर्किंग पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला तो ये हो गया लीनियर रिग्रेशन, और मैंने आपको स्टेप बता दिया, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, पजलो रहा है अभी, इसलिए कि सबसे पहले ये जो डेटा देखा, इस डेटा को देखने के बाद आपको क्या करना है, बहुत सिंपली, कि भाई आपको पहले इसका डेटा भी बताना है कि भाई एज अ जेंडर आपका इंश्योरेंस का परसेंटेज कैसा है, मेल और फीमेल का परसेंटेज कैसा है। ठीक है, सेकंड, आपके पास स्मोकर्स के बेसिस पे परसेंटेज कैसा है, यस नो वाले कैंडिडेट कितने हैं। ठीक है, अब आपको रीजन वाइज स्मोकर्स आइडेंटिफाई करने हैं, सबसे ज्यादा स्मोकर्स कौन सी वाले रीजन के अंदर अवेलेबल होते हैं, और हम कौन से वाले रीजन में मेल्स का इंश्योरेंस सबसे ज्यादा है और फीमेल का इंश्योरेंस सबसे कम है। ये एक कैटेगरी फॉर्मेट हो जाएगा कि कहां पर हम इन सब चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, ये आपको निकालने हैं ईडीए के, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। आई होप ये परफॉर्म कर लोगे, इसमें कोई चैलेंज नहीं आएगा। ओके, सेकंड, आप एक हिस्टोग्राम इसके अंदर रिप्रेजेंट करोगे जिसमें आप ये बताओगे कि आपका जो एज ग्रुप है वो कौन सा एज ग्रुप है जो सबसे ज्यादा इंश्योरेंस ऑप्ट करता है। ओके, दिस इज द पॉसिबिलिटी फॉर्मेट। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होगा किसी भी मशीन लर्निंग में। मैं आपको कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी चीज असाइन कर रहा हूँ, ये इसलिए मैंने एक जर्नल, एक डमी फॉर्मेट आपको दिया था, डमी भी नहीं है, एग्जैक्टली ये मार्केट में रनिंग में है ये प्रोजेक्ट, और बहुत लोग इस पे वर्कआउट करते हैं बिकॉज इसमें जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है इन सब चीजों की। ठीक है, तो ये आपको बहुत मेजर पॉइंट है कि आपको ईडीए परफॉर्म करना पड़ेगा इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट ईडीए। ईडीए परफॉर्म करने से आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो, आप सामने वाले को बता सकते हो कि वी हैव अ डेटा, कि हम आपको बता सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में कौन सा एज फैक्टर सबसे ज्यादा आपका इंश्योरेंस ऑप्ट करता है, साउथ ईस्ट में कौन करता है, नॉर्थ वेस्ट में कौन करता है, साउथ वेस्ट में कौन करता है। ये हम कैटेगरी इसमें बहुत आसानी से आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन। देन उसके बाद आपसे वो पूछ सकते हैं कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इन सब के बीच में आपका बीएमआई कैलकुलेटर का क्या इंपॉर्टेंस है, चिल्ड्रंस फैक्टर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, स्मोकर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि कई बार क्या होता है, और इसके अंदर एक फैक्टर और नहीं है जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए, योर सैलरी फैक्टर, कि आप मंथली आप कितना कमाते हो, उसके बेसिस पे वी कैन डिसाइड कि आपको कितने तक का इंश्योरेंस कराना चाहिए जिससे आपका प्रीमियम आप भर सको। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हम इसमें कलेक्ट कर सकते हैं, बट जो फैक्टर्स है उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं कि आपका स्मोकर, वैसे स्मोकर होने के पीछे आपके रीजन क्या हो सकता है। अगर सपोज मैंने अभी एज फैक्टर पे इंश्योरेंस निकाला, ठीक है, मैंने 19 साल के बंदे का इंश्योरेंस निकाला है, कितना आया है, 8,000 आया है,
एज पर द एज फैक्टर, अगर मुझे अप्रोक्सीमेटली पूछेगा कोई कि भाई आपका ईयरली इंश्योरेंस एक 19 ईयर के बंदे का कितना है, 8,000 है। अब नाउ द फैक्टर इज व्हाट, वो पर्सन स्मोकर है, तो देखो उसके इंश्योरेंस में भी फ्लक्चुएशन आ जाएगा, उसके इंश्योरेंस चार्जेस में भी फ्लक्चुएशन आ जाएगा। सो एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई कि हमारे को एक इस केस स्टडी से एक बहुत अच्छा फैक्टर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, दैट वन इज दिस कि लीनियर रिग्रेशन प्रेडिक्शन फॉर्मेट के लिए तब हम यूज कर सकते हैं जब हम एक जर्नल बात किसी को बोल रहे हो। आप कभी भी देखना एक जर्नल फॉर्मेट पे आप बता सकते हो कि इतना प्राइस हो सकता है, अप्रोक्सीमेशन प्राइसिंग देना किसी चीज की, या अप्रोक्सीमेशन फॉर्मेट देना, ये एप्लीकेशंस आपकी हो सकती हैं। मतलब एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको। लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी कंक्लूड द प्रॉपर्टी, तो एक सेक्टर हमने डिसाइड किया गुड़गांव का, कोई सा सेक्टर 65, सेक्टर 66 या सेक्टर 68, 67, सो वी कैन डिसाइड यार यहाँ पे जो प्रॉपर्टी प्राइस है वो इतना हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, लीनियर रिग्रेशन। क्या हम लोकेशन पे डिपेंडेंसी के बेसिस पे बता दे रहे हैं, बट हर जगह एक फैक्टर्स नहीं हो सकते। अब दो फॉर्मेट आ गए, किस टाइप के फॉर्मेट्स है, एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन, आपको प्रेजेंटेशन यानी कि एक पेंट पे मैं आपको चीज समझाना चाहूंगा, उसको आप समझने की कोशिश करना कि सपोज दिस इज माय वाई एक्सेस, दिस इज माय एक्स एक्सेस, ओके। एक मेरा घर है, ठीक है, दिस इज माय हाउस। अब मैंने आपको बोला, क्या बोला कि भाई आपका हाउस का साइज, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, और एक मेरा करेंसी है, तो दिस सर्कल इज द पार्ट इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, करेंसी। तो इसको अभी हम मेंशन कर देते हैं, आप समझने की कोशिश करना, हाउस एंड दिस वन इज प्राइस, ओके। अब मेरा जो फैक्टर है, ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड मैं बात कर रहा हूँ, अप एरो के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, सो आई जस्ट टुक दिस वन, दिस इज माय अप एरो। इस बेसिस पे अगर हम बात करें तो वी कैन से दैट ये हाउस साइज है, क्या है ये, हाउस साइज, एंड दिस सेक्शन इज स्टैंड फॉर व्हाट, प्राइस ऑफ हाउस, ओके। सो एक फैक्टर क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपका हाउस साइज इंक्रीज होता है, मतलब आप घर का साइज बड़ा कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आप बड़े साइज की प्रॉपर्टी मांग रहे हो, तो उसका प्राइस भी आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके अकॉर्डिंग, कि भाई आपका हाउस का साइज जो है वो ग्रेजुअली उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये इंक्रीज होता है, ठीक है, एक पॉइंट समझ में आया। ये लीनियर रिग्रेशन आपको बता सकती है क्या, कि भाई अगर आप घर का साइज बढ़ाओगे तो आपका प्राइस इंक्रीज हो सकता है। ये आइडेंटिफाई करने का काम किसका हो गया, लीनियर रिग्रेशन का। ये प्रॉब्लम हो गई हमारी क्या, सॉर्टेड, जो हमने लास्ट अभी जो स्टडी किया है उसके बेसिस पर स्टोरी में आपको बता रहा हूँ। सेकेंड स्टोरी क्या बोलती है, सेकेंड स्टोरी ये बोलती है कि इसी को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। एक और सेक्शन होता है, एक सेक्शन क्या हुआ कि किसी ने बोला आपको कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस कैसा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस कैसा होगा कि भाई अगर किसी ने बोला कि मेरे को गार्डन एरिया बड़ा चाहिए, क्या चाहिए, गार्डन एरिया। अब मेरा गार्डन एरिया अगर बड़ा होगा घर का, तो उसका मतलब क्या हुआ, यस, अगर आपके घर का गार्डन एरिया बड़ा है उसका मतलब क्या हुआ, जनरल बेस पे पता ना, आपका घर का साइज क्या होगा, कम होगा, है ना, बिल्डअप एरिया कम होता जाएगा सर, है ना, बिल्डअप एरिया आपका कम होगा। तो अगर ऐसे वाले जो केसेस होते हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करने आए, मेरे को बालकनी बहुत बड़ी चाहिए,
तो भाई आपको बालकनी बड़ी चाहिए तो आपका हाउस साइज थोड़ा सा कम हो सकता है, मतलब गार्डन एरिया, एक तरह गार्डन को लेते हैं, गार्डन एरिया अगर आपका बड़ा होगा तो आपका जो आपका हाउस साइज होगा वो थोड़ा छोटा होगा, अगर हाउस साइज बड़ा होगा आपका प्राइस भी बड़ा होगा। सो ये सारे जो केसेस होते हैं, इस टाइप के जितने केसेस होते हैं वो हम किसके अंदर कंसिडर करते हैं, लीनियर रिग्रेशन या मल्टी लीनियर रिग्रेशन में भी हम को कंसिडर कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आप इसके अंदर कलेक्ट कर सकते हो, बट ये तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन लीनियर रिग्रेशन आंसर्स किस चीज के नहीं दे सकता, इज देयर एनी आइडिया, किस चीज के आंसर नहीं दे सकता लीनियर रिग्रेशन, सारी चीजों के तो आंसर कर रहा है, बट यहाँ पर रिग्रेशन आपको आंसर किस चीज का कर रहा है कि आपकी चीजें किस तरीके से, मतलब आपके हाउस की प्राइस कैसे इंक्रीज हो सकती है, अगर आप गार्डन एरिया बड़ा मानते हो तो आपका हाउस का साइज कैसे डिक्रीज हो सकता है, ये सारी चीजें, मतलब जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म वाली चीजें हैं वो सब किससे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम लोग, रिग्रेशन से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ओके, ये चीज क्लियर हुआ। अब मैं सारी स्टोरी साइड में रखता हूँ, मैं प्रॉपर्टी वाली स्टोरी पकड़ के रखता हूँ। हमने फ्लैट को ले लिया, मैंने एक फ्लैट परचेज किया एंड उसका प्राइस उसके साइज के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है कम हो रहा है उस जगह पे, ये मुझे समझ में आ गया, दिस इज एन रिग्रेशन। अब मेरा दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा मेरी प्रॉपर्टी का साइज और किस पे डिपेंड कर सकता है, आपके अकॉर्डिंग और किस पे डिपेंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका एरिया कैसा है, एरिया मतलब रश वाला एरिया है या क्या बोलते हैं उसको, डाउन रश जिधर रहता है, मतलब कम रश जिधर रहता है उस वाला, साइलेंट एरिया भी हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं, या हम साइलेंट एरिया लिख देता हूँ, साइलेंट एरिया है, ठीक है, किस टाइप का एरिया, मतलब उस जगह का एरिया, उस जगह का मेंटेनेंस, उस जगह का फॉर्मेट किस टाइप का है, ये एक अलग कैटेगरी हो गई, ठीक है। आपका नेबरहुड कौन है, ठीक है, आपका नेबरहुड कौन है, ये भी डिपेंडेंसी, क्या ये लीनियर रिग्रेशन बता सकता है, ये लीनियर रिग्रेशन आपको आइडेंटिफाई करके नहीं दे सकता, ठीक है। इसी चीज की वजह से लीनियर रिग्रेशन की एक लिमिटेशन थी, वो ये सब चीजें तो बता दे रहा था हमें कि भाई उसका प्राइसिंग क्या हो सकता है, बट ये सब चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था लीनियर रिग्रेशन, क्या कि आपका नेबर कैसा होगा, आप जिस जगह प्रॉपर्टी ले रहे हो वो प्रॉपर्टी एकदम साइलेंट प्रॉपर्टी है, कनेक्टिविटी में बेटर है कि नहीं है, किस ट्रैफिक एरिया ज्यादा है कि नहीं है, ये सारी चीजें लीनियर रिग्रेशन नहीं बता सकता। इस टाइप की चीजों को रिजॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम होते हैं, वो आपकी पिक्चर में आती है, दैट एल्गोरिदम इज व्हाट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हम इसको क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मैंने आपको बोला था कि हमारा दो जो सुपरवाइज लर्निंग है वो बेसिकली दो पार्ट में मूव कर रहा है। आपका स्लाइड शो रेडी हो गया, कल से मैं स्लाइड शो से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। हमारा जो मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग होता है ना, वो दो ही सेक्शन में वर्कआउट करता है। द फर्स्ट वन इज रिग्रेशन, जो आप अभी सीख रहे हो, ठीक है, जिसपे आप अभी वर्कआउट कर रहे थे, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे। अब मैं प्रोजेक्ट कराना स्टार्ट करूंगा, आपको पिक्चर क्लियर हो चुका है कैसे काम करना है। सेकेंड, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन, कैसे आप डिसाइड करोगे, वो आपका डिपेंड करता है किस पे, क्लासिफिकेशन पे। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपका किसके अंदर आता है, क्लासिफिकेशन में आता है। तो क्लासिफिकेशन में दो एल्गोरिथम सबसे आपको बोलते हैं ना, दिमाग में बिठाना है, उन पे सबसे ज्यादा वर्कआउट करना है। मैं काम भी उसी पे और प्रोजेक्ट भी उस पे सबसे ज्यादा दूंगा। एक तो SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन, आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तीसरा आपका डिसीजन ट्री। इन तीनों पे सबसे ज्यादा मार्केट में एल्गोरिथम कोड की जाती है। तो इन पे मैं आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दूंगा जिन पे ये तीनों एल्गोरिथम वर्कआउट कर रहे हैं। ओके, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको एक, ठीक है, अब आपको समझ में आया ये तीनों चीजें, दोनों चीजें कैसी है, रिग्रेशन और दूसरा जो लॉजिक क्लासिफिकेशन की बात करो, क्लासिफिकेशन डिस्क्रीट फॉर्मेट पे डेटा को एनालाइज करता है, रिग्रेशन एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट पे डेटा को एनालाइज करता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, अब इसमें एप्लीकेशन कैसे आती है। लाइक फॉर एग्जांपल जीमेल यूज करते हो आप दोनों, ठीक है,
जीमेल में कितने सेक्शंस होते हैं हमारे पास? अगर हम देखें तो इनबॉक्स आपका कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? आई होप आप लोगों ने अगर मैनेज किया तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस. The first one is primary mail. Okay. Second one is your promotional mail. Third one is your social media mail. And the fourth one is your forum mail. Okay. 4 sections में अपनी ईमेल को देखना है. आपके ईमेल्स होते हैं. एंड उसके अलावा अगर मैं सबको इकट्ठा भी कर दूं, ऑल मेल्स में कन्वर्ट कर दूं, तो हमारे पास 2 कैटेगरी बचती है. एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसपे आपको बहुत सारे एल्गोरिथम्स, मतलब बहुत सारे चीजें का, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे इस पे काम करते हुए. स्पैम मेल चेकर. ठीक है, स्पैम मेल चेकर. इस टाइप की जो चीजें होती है, स्पैम मेल आइडेंटिफाई करना, ये सब आपका किसके अंदर आता है? क्लासिफिकेशन मॉडल में आता है. बिकॉज स्पैम मेल इज बेसिकली वर्क ऑन कीवर्ड्स. आपको कीवर्ड डिसाइड करने होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड वी कैन डिसाइड दिस इज एन स्पैम मेल और नॉट. तो ये भी क्या हुआ, आप मेल ही तो छाट रहे हो, आप मेल आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो इट्स ऑल्सो कम्स अंडर व्हाट? लॉजिस्टिक रिग्रेशन. या फिर मैं एक सिंपल सा बात करूं, क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा ये भी वर्ड, स्पैम मेल चेकर या स्पैम मेल आइडेंटिफायर. यस और नो? रिप्लाई भी करते जाओ. हेलो. हाँ जी सर, कुछ पूछा आपने एक्चुअली? हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था कि स्पैम मेल चेकिंग वाला जो पार्ट है वो हमारा किसके अंदर आएगा? लॉजिस्टिक रिग्रेशन यानी कि क्लासिफिकेशन मॉडल के अंदर आता है. उसके अलावा आप कुछ ऐसी कोई चीज बता सकते हो जो कि हमारा लॉजिस्टिक फॉर्मेट में आ सकता है? जंक ईमेल्स. यस, जंक ईमेल्स एंड स्पैम ईमेल्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग. ओके. और deleted email something. Deleted email is kind of it's in process only. So okay. Sir, cannot hear you. Saying something? Sir? okay, so am I audible? Hello. यस, फजलो मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर, अब आ रही है. अभी आ रही है सर, अभी आ रही है. मेरा चले गई एक्चुअली थी बीच में सर. हाँ, मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था सडनली, तो मैं वही चेक कर रहा था. तो हम कहते हैं हाँ, क्लासिफिकेशन मॉडल पे थे. द क्लासिफिकेशन मॉडल इज बेसिकली वर्क ऑन लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स. इसकी एप्लीकेशंस जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में हम लोग एक चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको क्लासिफिकेशन मॉडल पे भी डाल सकते हैं. सो इफ यू आर फीमेल एंड सो आप इंश्योरेंस परचेज करोगे कि नहीं करोगे, लाइक वी कैन कंसिडर दैट कि हम बहुत सारे कैटेगरीज फॉर्मेट उसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट फॉर्मेट पे हम ले सकते हैं कि 20 से लेके 25 तक की जो फीमेल्स है वो क्या इंश्योरेंस परचेज करने में कितना पॉसिबिलिटी जनरेट कर सकती है, 40%, 50%. वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स. ये सारी चीजें आपके क्लासिफिकेशन फॉर्मेट पे आ सकती है. एंड किसी भी प्रॉपर्टी का प्राइस जो है वो हम इस बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका नेबरहुड जो है वो कौन है.
लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लिविंग एट सिंपल प्लेसेस, या जैसे हम लोग अभी रहते हैं, तो हमारे प्रॉपर्टीज के चार्जेस इज व्हाट 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ समथिंग. सपोज हमारे घर के बगल में अमिताभ बच्चन रहता है, राइट? सो योर क्लासिफिकेशन मॉडल विल बी लाइक दिस. यार अमिताभ बच्चन रहता है इस घर के बगल में, तो हाउस प्राइसेस लाइक अबाउट 90 करोड़ 80 करोड़ समथिंग. सो योर नेबरहुड इज आल्सो डिपेंड कि आपका जो फ्लैट का प्राइस है वो कैसा हो सकता है. दिस इज अ पॉइंट कि हम ऐसे केसेस जो होते हैं जिसमें हमें डिस्क्रीट फॉर्मेट पे सोचना होता है या डिस्क्रीट फॉर्मेट पे आंसर्स करने होते हैं, तो उन सारे केसेस में हम लोग कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं? लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करते हैं. दिस इज अ पार्ट. ओके, सो इसका डेमो जो है, इसका डेमो इन द सेंस इस पे जो अब मैं वर्कआउट कराने वाला हूँ वो वर्कआउट हम करेंगे नेक्स्ट, मतलब कल की क्लास में, ठीक है? बट आपको क्या करना है, एक छोटा सा टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा काम दे रहा हूँ, बिकॉज आई नो बोथ ऑफ यू आर वर्किंग पर्सन. मेरा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? नो सर, नो Yes, sir. सर. Yes, sir. सर Visible. हाँ जी, सर मुझे विजिबल नहीं है. ओके, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार करता हूँ शेयरिंग एंड करिए मैंने अभी. ओके, मैं वैसे भी रैप अप कर रहा था. तो आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने आपको टास्क दे रखा है माई इंश्योरेंस वाला या इंश्योरेंस वाला, उसमें आपको ईडीए परफॉर्म करना है, सिंपल. ओके, उसका ईडीए मैं भी परफॉर्म करके लेके आ रहा हूँ. एंड जो अभी श्वेता ने उसको प्रोसेस किया था एंड शी एनालाइज समथिंग कि उसके अंदर कुछ डेटा ऐसा है जो कि वो हमारा रिग्रेशन मॉडल में कैलकुलेट नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो न्यूमेरिकल डेटा नहीं है. करेक्ट. सो इसलिए मैंने ये चीज दी थी कि आपको ये आइडेंटिफिकेशन लगे कि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा नहीं है तो हम उसको कैसे प्रोसेस करेंगे. तो मैं एक जनरल आइडिया आपको बता देता हूँ. We always convert all these numerical data into the dummy variable. डमी वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है मैं आपको कन्वर्ट करना बताऊंगा कल इन सब चीजों को. डमी वेरिएबल क्या होता है? डमी वेरिएबल होता है कि जैसे आपका मेल एंड फीमेल है, तब हम उसको बाइनरी फॉर्मेट यानी कि 0-1 फॉर्मेट पे कंसिडरेबल यानी कि कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी केस में. तो वहां पर हम क्या चीज यूज करते हैं? डमी वेरिएबल यूज करते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो स्मोकर जो आपका सेक्स है, इन दोनों चीजों पे हम लोग उसको बाइनरी फॉर्मेट में ले सकते हैं, क्योंकि ये यस नो है, ये मेल फीमेल है, बहुत अच्छा नहीं सोच सकता है. रीजन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? रीजन को भी हम डमी वेरिएबल यानी कि एक रैंक फॉर्मेट बेस पे असाइन कर देते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल 0 हमने साउथ वेस्ट को ले लिया, तो 1 पे कुछ और ले लिया, 2 पे कुछ और ले लिया, 3 पे कुछ और ले लिया. तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग इन अ डिस्क्रीट फॉर्मेट, हम उसको असाइन कर सकते हैं. सो ये सब चीजें मैं बनाना मैं आपको बताऊंगा. अब आपके पास सिंपल एक टास्क है कल के लिए. दैट टास्क इज रिलेटेड टू द ईडीए. सो मैं आपको टास्क बता देता हूँ, बहुत सिंपल से है. मेरे को रेशो चाहिए मेल एंड फीमेल का, क्या रेशो है इस डेटा के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस लेने में. ठीक है, मेरे को रेशो चाहिए स्मोकर्स का मेल एंड फीमेल के बेसिस पे भी और टोटल पॉपुलेशन के बेसिस पे भी. ओके, दो डिफरेंट सैंपल पे भी और टोटल पॉपुलेशन के बेसिस पे भी क्या रेशो हमारे पास आ रहा है. और मेल एंड फीमेल और स्मोकर एंड नॉन स्मोकर का रेशो टोटल पॉपुलेशन के बेसिस रीजन वाइज मेरे को चाहिए. जो टोटल पॉपुलेशन पे वो तो चाहिए, लेकिन हमें किस बेस पे और चाहिए? रीजन वाइज भी चाहिए. और तीसरा सेक्शन की एज फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है. उसमें आपको ये बताना है कि आपका जो एज सेक्शन है, हिस्टोग्राम प्लॉट होगा इसमें, कि कौन सा एज वाला जो पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा लोग इंश्योरेंस कलेक्ट करते हैं, मतलब इंश्योरेंस परचेज करते हैं, वो एज आपको कलेक्ट करके बतानी है इन सब में से. ओके, तो ये आपके पास टास्क है जो मैंने आपको असाइंड करे है, वो टास्क आपको परफॉर्म करके रखने हैं. ओके, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आपको अभी परफॉर्म नहीं करनी. आई एम वेरी क्लियर कि आपको वो चीज समझ में आ गई.
आपको ये भी समझ में आ गया, कोई हैक्टिक टास्क नहीं है, बहुत आसान सा है, सिंपल मैथमेटिक्स है, बट आपको डेटा समझना बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको कंप्लीट करके लेके आना है, ओके। तो सर इसमें कोई यस ये आपने कुछ स्लाइड्स बनाए थे बल्कि बोले थे ना सर, आप अगर कोई हाँ। प्रीवियस टॉपिक्स के कुछ है तो शेयर कर सकते हैं आप? बिल्कुल, आपको कल से मिल जाएंगे, बिकॉज इट्स वर्किंग, क्योंकि मेरे को बनाना पड़ रहा है सारी चीजें, ठीक है। तो मैंने लीनियर और मल्टी लीनियर रिग्रेशन की आज रात को आपको मिल जाएगी, एंड जो लॉजिस्टिक है कल मैं आपको लॉजिस्टिक की स्लाइड से वो करूंगा। ये लीनियर और मल्टी लीनियर के आपको आज रात को मिल जाएंगे, ओके। और इनके प्रोजेक्ट्स भी मैं आपको प्रोसेस करके देता जाऊँ, ठीक है सर। और ये आज की जुपिटर वाली फाइल शेयर कर देंगे सर, जो इंश्योरेंस वाली बनाई आपने, रेफरेंस के लिए। श्योर मैं आपको ये भी शेयर कर देता हूँ, ओके, ठीक है। चलो फिर कल 9 o'clock हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे और जो प्रोजेक्ट्स के पार्ट है वो पहले प्रोसेस करेंगे, फिर हम अपना एक एल्गोरिथम कंप्लीट कर लिया करेंगे, ओके गाइस, थैंक यू। हाँ जी सर एक क्लास हमें टाइम मैनेजमेंट पे भी दे दो। मैनेजमेंट इज काइंड ऑफ लेके आते हो, मतलब आप देख लो, आप भी तो जॉब कर रहे हो, साथ में आप क्लासेस भी लेते हो, ये स्लाइड्स भी आपकी रेडी हो रही है, सब कुछ आप डेटा करके रखते हो कि हमें नेक्स्ट क्लास में क्या देना है, कैसे करते हो आप ये सब कुछ? और आप उसके लिए वो भी नहीं करके आ पाते हम। हाँ सर, ये थोड़ा इफेक्टिव हो जाएगा अगर थोड़ा सा आप टिप्स दे दोगे तो उसके लिए यही टास्क है, यही चीज मैं बोल सकता हूँ, बहुत सिंपल सा है। मैं भी जब मैं स्टडी कर रहा था इन सब चीजों को, मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी, बहुत सिंपल सी है। जैसे अब मेरा क्लास खत्म हुआ ना, उसी टाइम पे आप प्रोसेस करके देख लो उसके बाद, ठीक है। एंड जैसे मैं आपसे कनेक्टेड हूँ ऑन व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, तो आपको जब भी इश्यू आता है तो आप ने व्हाट्सएप पे अपडेट कर दो उस चीज को, ओके। तो उससे क्या होता है ना, सॉल्यूशन है ना, जैसे आपका इशू सामने पहुंच गया ट्रेनर के पास, तो ट्रेनर है ना उसको उसके दिमाग में बैठा रहता है कंटिन्यूअसली, तो वो आपको रिप्लाई भी करता है। क्लास स्टार्ट होने से पहले वो कलेक्ट कर लेगा कि ये क्वेरीज आई थी, ये मैंने सॉल्व आउट करके रखी हुई है, ओके। एंड रही हमारे मटेरियल्स की, तो ये सब चीजें हम बहुत टाइम से प्रोसेस करते हुए आ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हमने भी कलेक्ट किया है। नॉट लाइक दिस कि मैं एक ही दिन में सारी चीजें बना रहा हूँ, तो सारी चीजें धीरे धीरे होती है, उसको आप स्लोली थोड़ा थोड़ा पार्ट आप प्रोसेस करते रहो बस। तो 1 hour आप स्पेंड करो, आप अपना पूरा शेड्यूल में से 1 घंटा निकाल के रखो कि 1 घंटा बैठ के हमें ये करना है, भले देखना है चीजों को, बट 1 घंटा बैठ के करना है, सब कुछ चलता रहेगा अपने, ओके। बाकी देखते हैं सैटरडे संडे हम लोग, अब मैं इस टाइम से प्लान आउट कर दिया है, तो सैटरडे संडे प्रोजेक्ट क्लासेस मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया आपकी भी, तो सैटरडे संडे अपन सुबह सुबह से प्रोजेक्ट प्रोसेस करा करेंगे, ओके। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं अपन, फिर आके प्रोसेस करेंगे, ओके। थैंक यू, बाय बाय।